नमस्ते स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट 6 चैप्टर नंबर 7 का, जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से समझिएगा। नहीं पता चले तो बार बार रिपीट करके, और फिर भी नहीं पता चले तो मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब बेसिकली ट्रांसफॉर्मर में जब भी नाम आता है तो आपके घर के बाहर जो इतना बड़ा सा डब्बा इलेक्ट्रिसिटी का लगा होता है ना, उसको आप मानते हो। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। वो ट्रांसफॉर्मर उनका काम क्या है, वो किस तरह से वर्क करते हैं, वो क्यों लगाए गए हैं, उसका रीज़न क्या है, क्यों इतने बड़े होते हैं, और ये एक्स वाई जेड आपके दिमाग में बहुत सारे ख्याल आते हैं। तो वो सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होंगे, बराबर है ना। फॉर मैनी पर्पस इट इज नेसेसरी टू चेंज और ट्रांसफॉर्म एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज फ्रॉम वन टू अनदर ऑफ ग्रेटर और स्मॉलर वैल्यू। जो वोल्टेज जहाँ पे पावर स्टेशन में प्रोड्यूस होता है, उससे आपको चेंज करने की ज़रूरत होती है ताकि वो हर एक के घर पे पहुँच सके। तो उसको कैसे किया जाता है? दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ डिवाइस कॉल्ड ट्रांसफॉर्मर यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ये बेटा अंडरलाइन करके दिमाग में फिट कर देना। म्यूचुअल इंडक्शन का प्रिंसिपल यूज होता है ट्रांसफॉर्मर में। कैसे यूज होता है तो देखिए बेटा, अ ट्रांसफॉर्मर कंसिस्ट ऑफ टू सेट्स ऑफ कॉइल। दो सेट्स ऑफ कॉइल्स होते हैं, इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर। इंसुलेटेड मतलब दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं होते। दे आर वाउंड ऑन अ सॉफ्ट आयरन कोर आइदर ऑन द टॉप ऑफ द अदर, एज इन फिगर ए। देखो ये फिगर ए देख सकते हो, तो ये प्राइमरी वाउंडिंग्स है और ये सेकेंडरी वाउंडिंग्स है, दोनों एक दूसरे के ऊपर ही है। और ये जो पूरा ब्लूइश पोर्शन दिख रहा है, ये आपको, ये पूरा ब्लूइश पोर्शन, वो आपका क्या है? सॉफ्ट आयरन कोर। या फिर और ऑन सेपरेट लिम्स ऑफ द कोर एज शोन इन फिगर बी। सेपरेट लिम्ब मतलब ये कोर एक ही है, एक, और ये प्राइमरी इधर जुड़ा हुआ है, सेकेंडरी इधर जुड़ा हुआ है। वन ऑफ द कॉइल्स कॉल्ड द प्राइमरी कॉइल हैज एनपी टर्न्स। प्राइमरी कॉइल्स होते हैं, जैसे मान लो ये कॉइल पकड़ लो या ये कॉइल पकड़ लो, उसके अंदर जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? एनपी। एंड द अदर कॉइल इज कॉल्ड द सेकेंडरी कॉइल, इट हैज एनएस टर्न्स। और सेकेंडरी कॉइल के एनएस टर्न्स। एनपी प्राइमरी कॉइल का टर्न्स, एनएस सेकेंडरी कॉइल का टर्न्स। ऑफन द प्राइमरी कॉइल इज द इनपुट कॉइल। इनपुट मतलब जहां से वोल्टेज आता है उसे प्राइमरी कॉइल बोलते हैं, ऑफन मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम। एंड द सेकेंडरी कॉइल इज द आउटपुट कॉइल ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। सेकेंडरी कॉइल मतलब वहां से आउटपुट आपका निकलता है। ओके, तो दिस इज बेसिकली ट्रांसफॉर्मर। ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो म्यूचुअल इंडक्शन पे। ओके, इसका ये कंस्ट्रक्शन है। दो टाइप के होते हैं, एक सेम बॉन्डिंग पे और एक अलग अलग बॉन्डिंग पे। ठीक है, क्लियर हो गया? डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज अच्छे से लिखेगा। ओके, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, आगे बढ़ते हैं। Now, when an alternating voltage is applied to the primary, जैसे आपने फिगर बना लिया होगा तो वहां पे प्राइमरी देखा होगा। ठीक है, प्राइमरी या टेक्स्ट बुक खोल के भी बैठ जाओ, वहां पे भी प्राइमरी दिया हुआ है। The resulting current produces an alternating magnetic flux which links with the secondary and induces an EMF in it। समझते बेटा? ये देखो, ये प्राइमरी कॉइल है। यहाँ पे अगर मैंने एक वोल्टेज अप्लाई किया तो इसके थ्रू चेंज होगा, या फिर यहाँ पे मैंने वोल्टेज अप्लाई किया तो इसके थ्रू चेंज होगा। तो ये और ये देखो एक ही सॉफ्ट आयरन कोर पे बॉन्डेड है, तो इस पे जितना भी होगा उसके कारण यहाँ पे भी सेकेंडरी में क्या होगा? ईएमएफ जनरेट होगा। और ये तो एक दूसरे के ऊपर ही है, तो सोलेनॉइड वाला एक के अंदर एक होता है तो दूसरे में ऑटोमेटिकली म्यूचुअल इंडक्शन के थ्रू सेकेंडरी में भी ईएमएफ जनरेट होगा ही। क्लियर बेटा? The value of this EMF depends on the number of turns in the secondary। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। सेकेंडरी में कितने टर्न, क्योंकि आपका EMF का फॉर्मूला क्या होता है? N d phi by dt। तो जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतना उसका वैल्यू होगा। We consider an ideal transformer in which the primary has a negligible resistance। देखो प्रैक्टिकली कोई भी ट्रांसफॉर्मर आइडियल नहीं होता है, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता ही है, जिसके कारण सब फ्लक्स उधर लिंक नहीं हो पाता। बट हम ऐसा थियोरेटिकल मानते हैं कि वो पूरा आइडियल ट्रांसफार्मर है और पूरे का पूरा फ्लक्स उसमें लिंक हो जाता है। एंड ऑल द फ्लक्स इन द कोड लिंक्स बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। जितना प्राइमरी वाइंडिंग में फ्लक्स था वो पूरे का पूरा सेकेंडरी वाइंडिंग में लिंक हो जाएगा।
Let phi be the flux in each turn in the core at time t due to current in primary. प्राइमरी में जितना करंट होगा तो उसमें जितना फ्लक्स इन टाइम t होगा बराबर है उसको फ्लक्स को फाई मानते हैं इन ईच टर्न ड्यू टू टाइम t. ओके व्हेन अ वोल्टेज Vp इज अप्लाइड एट इट. Vp मतलब यहाँ पे हमने प्राइमरी में जितना वोल्टेज जैसे Vp वोल्टेज अप्लाई किया तो उसके कारण जितना करंट प्रोड्यूस हुआ ओके इन टाइम t तो उसके कारण फ्लक्स लिंक होगा उसको फाई नाम देता हूँ. तो उसके कारण then the induced EMF or voltage ES in the secondary with ns turn. secondary में कितना EMF जनरेट होगा ES is equal to minus ns number of turns in secondary d phi by dt. The alternating flux phi also induces an EMF called back EMF in the primary जिसको हम self induction भी बोलते हैं. खुद में प्रोड्यूस होगा back EMF क्योंकि लेंज लो के अकॉर्डिंग क्या होता है वो अपने आप को चेंज करने से रोकेगा. बढ़ रहा है तो उसके ऑपोजिट बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा. प्राइमरी में भी कितना प्रोड्यूस होगा P is equal to minus NP d phi by dt. डन पक्का श्योर. पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा. ओके अब आगे बढ़ते हैं. बट EP is equal to VP अगर if there were not so the primary current would be infinite since the primary has zero resistance. समझ पा रहे हो समझ पा रहे हो. उनका EP और VP दोनों सेम है. E इज इक्वल टू आपका फॉर्मूला है V माइनस आई आर. ओके नहीं ये फॉर्मूला नहीं है एक और फॉर्मूला था मैं भूल गया हूँ मुझे वो फिट नहीं बैठ रहा है. बट हाँ ये बात आपको याद रखनी है कि जितना EP है जितना EMF जनरेट हुआ उतना ही जितना वोल्टेज अपना किया था उतना ही EMF जनरेट होगा. क्यों अगर ऐसा नहीं होता तो प्राइमरी करंट के पास इनफाइनाइट सॉरी रेजिस्टेंस तो जीरो है. रेजिस्टेंस जीरो तो करंट क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा. V इज इक्वल टू आई आर. I इज इक्वल टू V बाय आर. तो ये R जीरो हो जाएगा तो V बाय जीरो तो करंट इनफाइनाइट हो जाएगा. इसलिए ना हो उसका रीजन ही हम क्या करते हैं V और E और V को सेम कंसिडर रखते हैं. As assumed हम assume किया इसलिए. Now if the secondary is an open circuit or the current taken from it is small secondary then to a good approximation ES also is equal to VS. secondary में करंट कम है या ओपन सर्किट है तो ES और VS दोनों सेम होंगे where VS is the voltage across the secondary. ओके इतना क्लियर हुआ. तो हम क्या बोल सकते हैं ES उसकी जगह पे VS इज इक्वल टू माइनस NS डी पाई बाई dt और EP उसकी जगह पे VP माइनस NP डी पाई बाई dt. ओके क्लियर हो गया. बट ध्यान से सुनना अगर मैं इन दोनों को 1 और 2 को डिवाइड कर दूं तो डिवाइड 1 एंड 2 तो ये क्या हो जाएगा बेटा VS बाय VP माइनस माइनस कैंसिल डी पाई बाई dt कैंसिल NS बाय NP. ओके क्लियर हो गया बेटा पक्का. फॉर्मूला याद रख लेना VS बाय VP इज इक्वल टू NS बाय NP. डन. ओके नाउ हमने ये सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए VS बाय VP इज इक्वल टू NS बाय NP फाइंड करने के लिए तीन चीजों का अजम्पशन किया. नंबर 1 द प्राइमरी रेजिस्टेंस एंड द करंट आर स्मॉल. प्राइमरी रेजिस्टेंस एंड करंट आर स्मॉल. दूसरा the same flux link both primary and secondary as very little flux escapes from the core. सॉफ्ट आयरन कोर है वो जितना प्राइमरी में फ्लक्स था वो पूरे का पूरा सेकेंडरी में लिंक हो जाता है और हार्डली 1 to 2% ही एस्केप हो जाता है. इसलिए क्या होगा सेम फ्लक्स होता है अप्रोक्सीमेटली. और तीसरा द सेकेंडरी करंट इज स्मॉल. ये बात याद रखनी है हमने अभी चेक किया सेकेंडरी में जो करंट प्रोड्यूस होगा वो काफी स्मॉल होगा. ओके क्लियर हो गया. अब देखो ये रिलेशन के कारण हम क्या बोल सकते हैं नाउ दैट इज इफ द सेकेंडरी कॉइल हैज अ ग्रेटर नंबर ऑफ टर्न्स secondary as a coil has a greater number of turns than the primary that is NS is greater than NP. तो मतलब ये क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा. the voltage is stepped up voltage तो therefore इसमें से VS का फॉर्मूला क्या होगा
Vs इज इक्वल टू Vp NS बाय NP। अब देखो NS बड़ा है, NS बड़ा है मतलब ये पूरा टर्म NS बाय NP इज ग्रेटर देन 1, तो Vs भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन Vp हो जाएगा। तो उसको स्टेप अप हो रहा है, वोल्टेज अप हो रहा है, तो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड अ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। However, in this arrangement there is a less current in the secondary coil than in the primary। वोल्टेज अप हो गया, आपको पता है VI कांस्टेंट रहता है, तो वोल्टेज अप हो गया तो I कम होगा। तो जब स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है वो वोल्टेज बढ़ा देता है बट करंट को कम कर देता है। ओके, NP by NS is less than 1 and IS is less than IP। वो कैसे आया वो हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। Now if the secondary coil has less than the primary turns, तो देखो NS by NP, अब सेकंड केस में क्या होगा, NS by NP is less than 1, तो VS is less than VP। तो उसका हम क्या बोल सकते हैं, we have a step down transformer, in this case VS is less than VP, तो करंट उल्टा हो जाएगा क्योंकि V कम तो I ज्यादा and IS is greater than IP। that is the voltage is stepped down or reduced and the current is increased। voltage is stepped down and current is increased। तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर मतलब क्या, सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या, सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कम, किसके कंपैरिजन में, प्राइमरी कॉइल। ठीक है बेटा, ओके। अब देखो ये है बेसिकली, मुझे गूगल से अच्छा एक डायग्राम मिला इसलिए मैं आपको बता दूं। देखो यहाँ पे प्राइमरी में कितने टर्न्स हैं, 1 2 3 4 5 6, सेकेंडरी में कितना टर्न्स है, बहुत ज्यादा है। तो देखो यहाँ पे आप चेक करोगे तो 6 to 20 किलो वोल्ट, बट यहाँ पे कितना प्रोड्यूस हो रहा है, 110 किलो वोल्ट। वोल्टेज अप हो गया ना, बराबर है। पहले यहाँ पे देखो प्राइमरी में बहुत सारा है, सेकेंडरी में कम है, तो ये क्या हो जाएगा, स्टेप डाउन हो जाएगा। यहाँ पे मान लो 220 किलो वोल्ट है तो मे भी यहाँ पे 20 किलो वोल्ट तक आ सकता है, कम हो जाएगा, काफी कम हो जाएगा। तो आपको वाइंडिंग्स याद रखना, प्राइमरी की वाइंडिंग्स कम तो वो स्टेप अप, अब प्राइमरी की वाइंडिंग्स ज्यादा तो वो स्टेप डाउन। क्लियर हो गया बेटा, पक्का, आगे बढ़े, आगे बढ़े बेटा, ओके। नेक्स्ट, if the transformer is assumed to be 100% efficient, मान लो कुछ भी एनर्जी लॉस नहीं हो रहा, एनर्जी लॉस नहीं हो रहा मतलब जितना पावर आपने दिया उतना ही पावर निकल रहा है। पावर मान लो 100 पावर दिया और 100 निकल रहा है, मतलब जितनी एनर्जी दी उतनी निकल रही। अगर आपने 100 पावर दिया और 95 निकला तो 5% एनर्जी लॉस होता है। इसका मतलब क्या हुआ, द पावर इनपुट इज इक्वल टू द पावर आउटपुट एंड सिंस P इज इक्वल टू IV, तो IPVP प्राइमरी इज इक्वल टू ISVS। फॉर विच कंडीशन, फॉर 100% एफिशिएंसी। बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 100% एफिशिएंट हो। Now, although some energy is always lost, प्रैक्टिकली देखने जाए तो थियोरेटिकली ये सही है, बट प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ लॉस होता ही है। एंड दिस इज अ गुड अप्रोक्सीमेशन सिंस अ वेल डिजाइंड ट्रांसफार्मर में हैव एन एफिशिएंसी ऑफ मोर देन 95%। होता है, मैंने बोला 2-3% लॉस हो जाता है क्योंकि आप उसको कुछ नहीं कर सकते। ओके, अब हमारा देखो इस रिलेशन के बेस पे हम देखें तो Vs बाय Vp क्या हो रहा है, Vs बाय Vp तो वो हो जाएगा IP बाय IS। बट आपको पता है कि Vs बाय Vp क्या होता है, NS बाय NP। तो इन तीनों को कंबाइन करोगे, कंबाइनिंग, तो आपको ये मिलेगा। देखो Vs बाय Vp इज इक्वल टू NS बाय NP इज इक्वल टू IP बाय IS। उल्टा, V और I का रिलेशन उल्टा है, एक बड़ा तो दूसरा कम हो जाएगा। तो प्लीज इसको प्लीज 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 फिट बिठा लो दिमाग में, सबसे ज्यादा इस पे क्वेश्चन आएंगे। ओके डन, ठीक है। अब हमने जो इक्वेशन देखा उसमें हमने क्या बताया था, 95% एफिशिएंसी होती है, मतलब कुछ ना कुछ लॉस होता है। So the equation obtained above apply to ideal transformer, but in actual transformer, small energy losses do occur due to the following reason। अब वो लॉस किसके कारण होता है, तो नंबर 1 फ्लक्स लीकेज। जैसे हमने देखा था सॉफ्ट आयरन कोर में प्राइमरी और सेकेंडरी में जब जाता है तो उसमें थोड़ा बहुत फ्लक्स 1-2-3% भी लीक होता ही है।
there is always some flux leakage, that is not all of the flux due to primary passes through the secondary due to poor design of the core or the air gaps in the core. अब बोलो सर हम डिजाइनिंग स्ट्रॉन्ग कर दे तो 97-98% पाओगे, बट 1 to 2% तो लैक होगा ही. इट कैन बी रिड्यूस्ड बाय वाइंडिंग द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल वन ओवर द अदर. मैंने बोला रिड्यूस हो सकता है, कंप्लीटली रिमूव नहीं हो सकता. ठीक है. दूसरा, रेजिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग. अब सुनना बहुत ज्यादा ध्यान से. वाइंडिंग्स होती है वो किससे बनती है? वायर से, मेटेलिक वायर से. और जितना वायर की लेंथ, देखो वाइंडिंग जितनी ज्यादा होगी लेंथ उसका ज्यादा, लेंथ उसका ज्यादा मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा. So the wire used for the winding has some resistance, and so the energy is lost due to the heat is equal to I square RT. तो रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा करंट दैट इज हीट उतना ही ज्यादा प्रोड्यूस होगा. नाउ इन हाई करंट लो वोल्टेज वाइंडिंग दीज आर मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग थिक वायर. जितना ज्यादा मोटा वायर लोगे तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा. क्यों? आपको पता है आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए. इसलिए ट्रांसफॉर्मर के पास आप देखोगे ना तो बेटा ट्रांसफॉर्मर उसकी आसपास आप खड़े रहोगे तो बहुत गर्म होता है. रीजन इज क्लियर हुआ? पक्का? दो रीजन. तीसरा रीजन एडी करंट, वो हमने पढ़ लिया है. उसके लिए भी हमने देखा था कि वो लैमिनेटिंग कोर्स लगा देते हैं और उसके ऊपर लेते हैं. द अल्टरनेटिव मैग्नेटिक फ्लक्स induces eddy currents in the iron core and cause heating. This effect is reduced by having laminated core. मैंने बोला लैमिनेशन कर दिया जाता है. और चौथा हिस्ट्रेसिस, वो भी आपने देख लिया था. मैग्नेटाइजेशन ऑफ द कोर इज रिपीटेडली रिवर्स्ड बाय द अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड. देखो वोल्टेज भी अल्टरनेट होता है तो वो करंट भी अल्टरनेट प्रोड्यूस होगा. करंट भी अल्टरनेट मतलब मैग्नेटिज्म भी अल्टरनेट प्रोड्यूस होगी. तो उसके कारण क्या होगा? हिस्ट्रेसिस हमने देखा था, एक बार बढ़ता है एक बार कम होता है. तो उसमें वो हिस्ट्रेसिस मतलब अपनी पास्ट हिस्ट्री वो रखता है, जिसके कारण मैग्नेटाइजेशन ऑफ कोर है वो बार बार रिवर्स हो जाता है. द रिजल्टिंग एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी इन द कोर अपीयर्स एज हीट. वो हीट के फॉर्मेट में बाहर निकलती है. और उसको कैसे मिनिमम रखा जाता है? बाय यूजिंग अ मैग्नेटिक मटेरियल व्हिच हैज लो हिस्ट्रेसिस लॉस. जिसका हिस्ट्रेसिस लॉस कम है उसको आप यूज कर सकते हो. बराबर है. तो ये आपका थियरी पार्ट था. यहाँ पे हमारा 7 चैप्टर खत्म होता है. 2-3 हम थोड़े बहुत एग्जांपल्स ले लेते हैं ट्रांसफॉर्मर्स के न्यूमेरिकल, जिससे आपको क्लियर हो. और फिर एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है बेटा? ओके चलो देख लिया बेटा सबने. फर्स्ट क्वेश्चन, द प्राइमरी कॉइल ऑफ एन आइडियल स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर प्राइमरी हैज 100 टर्न्स, मतलब एनपी कितना है? 100 टर्न्स. एंड द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इज आल्सो 100. सर ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या है तो मैं बताता हूँ, प्लीज याद रखना. ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो मतलब के होता है. के मतलब एनएस बाय एनपी. अगर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो याद रख लेना, अगर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऊपर नोट बना देना, 1 से बड़ा मतलब वो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर और 1 से छोटा मतलब वो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर. 100 तो हमारे पास एनपी है, तो देयरफॉर इधर एनएस कितना निकलेगा? 100 इंटू एनपी मतलब 10,000 टर्न्स हो जाएंगे. द इनपुट वोल्टेज एंड पावर आर रिस्पेक्टिवली. इनपुट वोल्टेज मतलब वीएस, प्राइमरी है ना तो वीपी आएगा 220 वोल्ट. एंड पी कितना आएगा? 1100 वोल्ट. हमें क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी. वो हमने फाइंड कर ही लिया वैसे भी. ओके इसको रफ कर देते हैं और नीचे लिख लेते हैं. A is equal to ns by np is equal to 100. Therefore ns is equal to 100 into np. So कितना हो जाएगा? 10,000. नंबर 2, करंट इन प्राइमरी. करंट इन प्राइमरी तो एक बात समझ लो, पीपी का फॉर्मूला क्या होगा? वीपी आईपी. वीपी आईपी. ओके. पीपी हमारे पास कितना है? 1100 वोल्ट. वीपी कितना है? 220 वोल्ट. आईपी हमें फाइंड करना है. देयरफॉर आईपी कितना हो जाएगा? 5 एम्पियर. कितना सिंपल. डन. ओके. वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी, वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी तो हमको पता है Vs बाय Vp इज इक्वल टू Ns बाय Np. और ये आपका तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है, बराबर ना. तो एक फॉर्मूला ये याद रख लेना, Vs बाय Vp इज इक्वल टू Kb होता है. तो Vs आपको फाइंड करना है. Vp 220 वोल्ट है, Ns आपका 10,000 है और Np 100 है. ये कट हो जाएगा तो Vs कितना हो जाएगा?
100 मतलब 22 किलो वोल्ट, बराबर है। और क्या फाइंड करना है आपको, करंट इन द सेकेंडरी। करंट इन द सेकेंडरी, अभी देखो जैसे IP बाय IS इज इक्वल टू VS बाय VP ये होता है, तो VS बाय VP किसके जितना है, K के जितना है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, IP बाय IS K के जितना है, ठीक है, IS बाय IP नहीं। बट आप ये याद रखो तो बेटर है, केवल भूल जाओ तो भी कोई गलत नहीं है। IP आपको फाइंड करना, हमने IP अभी निकाला, कितना निकला 5, प्राइमरी में 5, IS हमको फाइंड करना है। VS कितना है 22,000, VP कितना है 220, ये कितना हो जाएगा 100, तो IS कितना हो जाएगा 5/100, तो 0.05 एम्पियर हो गया ना, एम्पियर डाला 0.05 एम्पियर हो गया ना, है कि नहीं, कितना सिंपल था। और हमने अभी देखा था कि भाई नोट्स में भी देखा था एक बहुत इंपॉर्टेंट, ये रहा कि द सेकेंडरी करंट इज वेरी स्मॉल, तो हमने वो प्रूव भी कर दिया कि सेकेंडरी करंट इज वेरी स्मॉल, ठीक है बेटा, पक्का। और एक चीज फाइंड करनी है और उसका नाम है पावर इन सेकेंडरी। पावर इन सेकेंडरी मतलब फिर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पावर इन सेकेंडरी, तो वो क्या होगा VS IS, VS कितना है 22,000, IS कितना है 5/100, कट करोगे 1100, वही आया। मतलब आइडियल ट्रांसफॉर्मर जो है उसके लिए जो इनपुट पावर था वही का वही आउटपुट पावर है। आप बोलो सर यहाँ पे तो क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ है, आइडियल आइडियल दिया हुआ है, समझ गए, पक्का। कितना टाइम हुआ 21 मिनट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मच करंट इज ड्रॉन बाय द प्राइमरी कॉइल ऑफ ट्रांसफॉर्मर व्हिच इज स्टेप डाउन 220 वोल्ट टू 22 वोल्ट। तो मतलब आपके पास VP प्राइमरी दिया हुआ है 220 वोल्ट से उसको स्टेप डाउन करें, मतलब VS 22 वोल्ट, ओके, हमें करंट ड्रॉन करना है, ठीक है। तो आप सबसे पहले तो आपके पास देखो इम्पेडेंस दिया हुआ है, तो ऑपरेट अ डिवाइस विद एन इम्पेडेंस ऑफ 220 वोल्ट, तो इसको आप इम्पेडेंस किसको मानेंगे पता है, ZS को मानोगे, क्योंकि वहां पे आपको उस साइड निकालना है करंट, उस साइड करंट होगा। तो आपका सबसे पहले तो IS कितना होगा, IS इज इक्वल टू VS बाय ZS, VS है 22 और ZS है 220, इसको कट करोगे तो 0.1 एम्पियर आ जाएगा। और अब आपको सबको पता है कि IP बाय IS इज इक्वल टू VS बाय VP। IP आपको फाइंड करना, IS है 0.1, VS है 22/220, इसको कट करोगे 10, ऊपर जाएगा, IP कितना हो जाएगा 0.01 एम्पियर। डन, बहुत सिंपल है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो बेटा, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर number of turns in primary and secondary are, number of turns in primary 200, secondary 1000, मतलब ये कौन सा टाइप का ट्रांसफॉर्मर होगा, बताओ बताओ जल्दी से। ये स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होगा क्योंकि बढ़ रहा है। एंड द इफ द पावर इनपुट टू द प्राइमरी इज 10 किलोवाट एट 200 वोल्ट, ओके बेटा, क्या दिया हमारे पास NPNS दिया हुआ है, इफ द पावर इनपुट टू द प्राइमरी इज 10 किलोवाट, प्राइमरी मतलब PP दिया हुआ 10 किलो वोल्ट मतलब 10,000 वोल्ट। हमें क्या फाइंड करना है, आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज फाइंड करना है एंड प्राइमरी करंट फाइंड करना है। अब ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए एट 200 वोल्ट दिया हुआ है, मतलब हमारे पास V प्राइमरी भी दिया हुआ है 200 वोल्ट, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि भाई VS बाय VP इज इक्वल टू NS बाय NP, आउटपुट मतलब सेकेंडरी वोल्टेज। तो VS हमें फाइंड करना है, VP कितना है प्राइमरी में 200, NS कितना है 1000, NP कितना है 200, कट हो जाएगा तो VS की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1000 वोल्ट, हो गया।
दूसरा हमें क्या फाइंड करना है, प्राइमरी करंट। प्राइमरी करंट मतलब आपको पता है कि IP बाय IS इज इक्वल टू VS बाय VP। सर हमारे पास IP नहीं है, तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे बेटा, सबसे पहले हमें इस PP से IP फाइंड करना पड़ेगा। इस PP से IP फाइंड करना पड़ेगा। PP इज इक्वल टू व्हाट, IP VP। PP है 10,000 वोल्ट, IP कितना है पता नहीं है, VP कितना है 200 वोल्ट। इसको कट करो तो IP कितना आ जाएगा 50 एम्पियर। IP कितना आया 50 एम्पियर। मिल गया प्राइमरी करंट। तो फिर वो दूसरा फॉर्मूला डालने की जरूरी नहीं थी, बस ऐसे ही क्वेश्चन था। ओके, तो प्लीज ध्यान से अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करिए। सारे क्वेश्चन इजी हैं, सिर्फ थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखो, उसको आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा, बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, पक्का। चलो अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, 100 ओम रजिस्टर इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई। अब ट्रांसफॉर्मर नहीं है, सब आगे की चीजें भी मिक्स होंगी, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले फॉर्मूला लिख के फिर सॉल्व करने को बैठना। R इज इक्वल टू 100 वोल्ट, ये आपका VRMS होगा कितना 220 वोल्ट, और फ्रीक्वेंसी है आपकी 50 हर्ट्ज। सबसे पहले RMS वैल्यू ऑफ करंट, सबको पता IRMS इज व्हाट, VRMS बाय R। VRMS कितना है 220, R कितना है 100, आंसर आ जाएगा 2.2 एम्पियर। दूसरा, व्हाट इज द नेट पावर कंज्यूम्ड ओवर अ फुल साइकिल, तो P एवरेज। P एवरेज, अब देखो सिर्फ रजिस्टर कनेक्टेड है, अब बोलो सर इंडक्टर तो जीरो होता, कैपेसिटर जीरो होता, तो P एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, IRMS इंटू VRMS ओवर रजिस्टर जीरो नहीं होगा, तो VRMS है 220, IRMS है 2.2, अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 484 खत्म, कितना सिंपल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। ओके, द पिक वोल्टेज ऑफ एन AC। अब देखो पिक वोल्टेज का मतलब क्या होता है, पिक वोल्टेज का मतलब होता है VM इज इक्वल टू 300 वोल्ट। ओके, तो हमें जब VRMS फाइंड करना होता है, तो VRMS इज इक्वल टू VM बाय रूट टू। तो VM कितना है आपका 300 बाय रूट टू। अगर आपको याद रखना हो तो 0.07 होता है 1 बाय रूट टू इंटू 300, तो क्या हो जाएगा VRMS इज इक्वल टू 0.0707 इंटू 300 कितना होगा 212.1 वोल्ट। और B, द RMS वैल्यू ऑफ करंट इन एन AC सर्किट इज 10, व्हाट इज द पिक करंट। अब देखो हमारे पास IRMS गिवन है 10 एम्पियर, तो अब हमें यहाँ पे IM फाइंड करना है, तो IM का फॉर्मूला देखो रूट टू पर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा रूट टू IRMS होता है, ये याद रखना रूट टू IRMS। अब रूट टू मतलब 1.1414 इंटू IRMS की वैल्यू 10, मतलब कितना आएगा 14.14 एम्पियर। है ना बेटा, सारे इजी क्वेश्चन, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, आराम से करो, मन लगा के पढ़ो, ध्यान लगा के पढ़ो। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, 44 मिली हेनरी इंडक्टर, L is equal to 44 into 10 raised to minus 3 Henry, V is equal to 220 volt, frequency is equal to 50 hertz. Determine the RMS value of the current in the circuit. RMS value of the current in the circuit, अब सिर्फ ये इंडक्टर वाली है, तो IRMS का फॉर्मूला क्या होगा, ये जो V आपका निकला तो वो आपका क्या हो जाएगा VRMS होगा, क्योंकि उसमें ऑपरेट करता है उसको RMS बोलते हैं, VRMS बाय XL आएगा। क्यों XL, बिकॉज यहाँ पे इंडक्टर कनेक्टेड है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले XL कैलकुलेट करना पड़ेगा, 2 पाई FL, 2 इंटू 3.14 इंटू F इज 50 इंटू L इज 44 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 3। सब कुछ इसको कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर आएगा, इसका आंसर कितना आएगा पता है, 2 इंटू 3.14 इंटू 50 इंटू 44 इंटू 10 का पावर माइनस 3। इंटू 13.16 इंटू 10 का पावर माइनस 3, 13.816 है। VRMS है 220 अपॉन 13.816 ओम, बराबर है 220 डिवाइड बाय 13.816 ओम।
15.9 एम्पियर आपका आंसर है। ओके, लिख लिया बेटा। चलो फोर्थ क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन एक्चुअली मुझे आपको होमवर्क में ही देने चाहिए, बट क्या है फिर आप लोग मन पे ले लेते हो, इसलिए सारे करवाने पड़ेंगे, पर कुछ करवाते नहीं है, ये वो फलाना ठिकाना। C इज इक्वल टू 60 माइक्रोफेराड, तो क्या हो जाएगा 60 इंटू 10⁻⁻6 फेराड कनेक्टेड टू 110 वोल्ट। अब वो क्या हो जाएगा बेटा हमारा, वो VRMS हो जाएगा। जो भी कनेक्टेड होता है वो VRMS। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 60 हर्ट्ज है, मतलब ये अमेरिका वाली कंडीशन है। इंडिया में ये कंडीशन नहीं होती, अमेरिका में 110 वोल्ट और 60 हर्ट्ज अमेरिका में होता है। फिर बाद RS वैल्यू ऑफ करंट, IRMS फाइंड करना है, VRMS बाय XC। तो हमें उससे पहले सबसे पहले XC फाइंड करना पड़ेगा। 1/2 पाई FC, 1/2 पाई की वैल्यू 3.14, F की वैल्यू 60, C की वैल्यू 60 इंटू 10 का पावर -6, 10 का पावर 6 ऊपर चला जाएगा, 2 इंटू 3.14 इंटू 3600। इसको क्या, इसका आंसर क्या आएगा पता, 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 3.14 डिवाइड बाय 3600, 44.2 आया। तो XC की वैल्यू आई 44.2। तो देयरफॉर आपका IRMS क्या हो जाएगा, VRMS बाय XC। क्यों XC, अब सिर्फ कैपेसिटर है, तो 110 अपॉन 44.2। ओके, 110 डिवाइड बाय 44.2, 2.48 2.488 है, मतलब 2.49 एम्पियर। डन। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Fifth question. In exercise 7.3 and 7.4, what is the net power absorbed by each circuit? Net power average is equal to 0. क्यों 0? Because both circuit either lags or lead by pi by 2. Hence, average power becomes 0. Done? पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं। 6th question. Obtain the resonant frequency omega r, जिसको हम ओमेगा 0 भी बोलते हैं। यहाँ पे ओमेगा r बोला है तो ठीक है। ओमेगा r का फॉर्मूला क्या होता है, 1/√LC। 1/√LC मतलब L की वैल्यू है 2 हेनरी, C की वैल्यू है 32 इंटू 10⁻⁻6। बाहर निकालोगे, इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 125 रेडियन पर सेकंड। व्हाट इज द क्यू फैक्टर? क्यू फैक्टर की वैल्यू, क्यू वैल्यू का फॉर्मूला ओमेगा 0 R L बाय R। R भी दिया हुआ है, देखो ओमेगा R कितना है 125, L दिया हुआ है 2 डिवाइड बाय R है 10, तो ये हो जाएगा 250/10 मतलब 25 उसकी क्यूब है। अब बोलो सर इसका असाइनमेंट नहीं होता कुछ भी। डन। कितने सिंपल क्वेश्चन है, देख लो बेटा, है ना। ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ चार्ज 30 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ 27 मिली हेनरी इंडक्टर। व्हाट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री ऑसिलेशन ऑफ द सर्किट? एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब ये LC सर्किट है, इट्स एन LC सर्किट। LC सर्किट का फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC, बराबर है। इसलिए ओमेगा इज इक्वल टू 1/√L। 27 मिली हेनरी मतलब 10⁻⁻3, C 30 माइक्रोफैराड मतलब 10⁻⁻6। ओमेगा इज इक्वल टू, सॉल्व करोगे तो 27 इंटू 3 81, तो 1/9 बार निकलेगा। 10⁻⁻3 10⁻⁻6 -9 और एक जीरो कट -8 मतलब बाहर निकलेगा, मतलब 1 10⁻⁻4। ऊपर जाएगा तो 10⁻4 मतलब 10,000/9, तो इसका आंसर आएगा 1.1 इंटू 10⁻³ रेडियन पर सेकंड। डन। आगे बढ़े। ओके, suppose the initial charge on the capacitor in exercise 7.7 is 6 milli coulomb. What is the total energy stored in the circuit initially? Initially आपको पता है, initially only capacitor have energy, तो पूरी एनर्जी UE कितनी हो जाएगी, हाफ Q0² C। इनिशियल जो चार्ज होगा वो Q0 मतलब 6 मिली कूलम का मतलब 10⁻³ का स्क्वायर अपॉन 2, और C कितना दिया हुआ है, C दिया हुआ है 30 माइक्रोफैराड। हाँ, तो UE कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36
इंटू 10⁻⁻6 और ये कितना हो जाएगा 60 इंटू 10⁻⁻6 कट कर दो 36/60 मतलब कितना हो जाएगा 0.6 जूल इनिशियली, बस इतनी एनर्जी होगी, बराबर है। और फिर क्या पूछा व्हाट इज द टोटल एनर्जी एट लेटर टाइम। अरे भाई ना, एक चीज आपको याद रखनी है कि भाई इनिशियली सिर्फ यू ही है, तो टोटल यू इज इक्वल टू यू ही है। सो एट एवरी इंस्टेंट, कभी भी आप देख लो, एट एवरी इंस्टेंट टोटल एनर्जी विल रिमेन सेम, विल बी 0.6 जूल। उसमें क्या होता है कि भाई यूवी कम होगा, यूवी बढ़ता जाएगा, एक टाइम आएगा यूवी 0 तो यूवी कितना होगा 0.6, ऐसे वो फ्लिप फ्लॉप होते रहते हैं। डांस कर रहा हूँ, ठीक है, क्लियर हो गया, डन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 9th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एंड अ सीरीज एलसीआर सर्किट विद आर इज इक्वल टू 20 ओम, एल इज इक्वल टू 1.5 हेनरी and C is equal to 35 is connected to a variable frequency of 220 volt AC supply. When the frequency of the supply equals the net, ये समझो, when the frequency of the supply equals natural frequency का मतलब क्या होता है, resonance condition, okay? So when frequency of supply equals the natural frequency, so Z is always equal to R, it's a resonant condition, ओके कितना आ जाएगा 20 ओम, हमारा काम हो गया। व्हाट इज द एवरेज पावर ट्रांसफर टू द सर्किट, ओके तो पी एवरेज का फॉर्मूला क्या होगा, वी आर एम एस स्क्वायर बाय जेड, ये उसका फॉर्मूला है। वी आर एम एस मतलब कितना है 200 वोल्ट का सप्लाई, तो 200 इंटू 200 बाय 20, तो पी एवरेज इज इक्वल टू 2000 वोल्ट। ऐसे ही क्वेश्चन है बेटा, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओ तो क्वेश्चन सारे हो जाएंगे, ओके पक्का। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, a radio can tune over a frequency range of portion MW broadcast band 800 kilohertz to 1200 kilohertz if its LC circuit has an effective impedance of कितना दिया हुआ है 200 माइक्रो हेनरी, what must be the range of its variable capacitor। देखो 800 किलोहर्ट्ज से लेके 1200 किलोहर्ट्ज तक उसकी फ्रीक्वेंसी है, तो कैपेसिटर की रेंज 800 किलोहर्ट्ज पे कितना होगा वो फाइंड करना है और 1200 किलोहर्ट्ज पे कितना होगा वो फाइंड करना है। तो आप सबको बेटा पता है कि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता नहीं है, आपको पता है ओमेगा का फॉर्मूला क्या है 1/√LC, तो ओमेगा क्या है आपका 2πf 1/√LC, देयरफॉर f कितना हो जाएगा 1/2π√LC हो जाएगा। अब सबसे फर्स्ट कंडीशन फॉर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 800 किलोहर्ट्ज, तो फ्रीक्वेंसी, हाँ तो इसमें से हमें सी की वैल्यू निकालनी है, तो देयरफॉर इसमें से सी की वैल्यू क्या हो जाएगी पता है, ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा, तो सी की वैल्यू हो जाएगी 1/4π² f²L, ये उसका फॉर्मूला हो जाएगा। 800 किलोहर्ट्ज मतलब 800 इंटू 10⁻³ हर्ट्ज, एल हमारे पास गिवन है 200 माइक्रो हेनरी, बराबर है, और क्या चाहिए, तो देयरफॉर सी इज इक्वल टू 1/4π² 800 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर इंटू, जगह का मैं इसमें नीचे लिख रहा हूँ 200 माइक्रो हेनरी मतलब 10⁻⁻6। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो सी की वैल्यू आएगी 197.8 इंटू 10⁻⁶, मतलब सी की वैल्यू आएगी 198 माइक्रोफेरेड, मतलब 800 किलोहर्ट्ज पे 198 माइक्रोफेरेड होगा, ओके। अब दूसरा केस 1200 किलोहर्ट्ज के लिए फाइंड करना है, तो सेकंड फॉर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1200 किलोहर्ट्ज, सी की वैल्यू क्या होगी 1/4π² f² मतलब 1200 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर इंटू एल तो फिक्स ही है 200 इंटू 10⁻⁻6, तब सी की वैल्यू कितनी होगी, कैलकुलेट करने के बाद 87 इंटू 0.9 इंटू 10⁻², और मेरे से गलती हो गई है, -12 फेराड है, और यहाँ पे भी -12 फेराड है, तो पाइको फेराड होगा, ओके प्लीज चेंज दिस। हाँ तो ये कितना हो जाएगा 88 पाइको फेराड अप्रोक्सीमेटली। तो देयरफॉर वेरिएबल कैपेसिटर
has range from 88 picofarad to 198 picofarad. डन 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 डन। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बड़ा है, देखो एल दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, वी आर एम एस दिया हुआ है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन द सोर्स फ्रीक्वेंसी विच ड्राइव्स, और वो भी सीरीज में है, और सर्किट इन रेजोनेंस। सर्किट इन रेजोनेंस आपको फाइंड करनी है, तो आपको क्या फाइंड करना है, डिटरमाइन द सोर्स फ्रीक्वेंसी, मतलब एफ नहीं, एक्चुअली एंगुलर फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। ओके, एफ फाइंड करके मत आना। अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर फाइंड करना है। रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर इज इक्वल टू 1/√LC। अब वैल्यू सारी डाल दोगे तो इसका आंसर आएगा 50 रेडियन पर सेकंड। वो मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, ठीक है। बी क्या पूछा है, ऑब्टेन द इम्पेडेंस। इम्पेडेंस आपको पता है, एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी और कंडीशन इम्पेडेंस Z इज इक्वल टू R। तो R कितना दिया हुआ है, 40 ओम। और तीसरा, डिटरमाइन द RMS पोटेंशियल ड्रॉप across the LC combination across all the three elements and show that the potential drop across the LCO combination is zero at the resonance frequency। मतलब हमें आप चेक करो, ये रहा, डिटरमाइन द RMS पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R, अक्रॉस L और अक्रॉस C, ठीक है। तो अब सबसे पहले C सुनना बेटा बहुत ध्यान से, बहुत ही ज्यादा ध्यान से, ओके। और हाँ, बी में आपको करंट भी फाइंड करना है ना, करंट भी फाइंड करना है, एंड द करंट। तो बी में करंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, करंट का फॉर्मूला हो जाएगा Vm बाय Z। मतलब Vm आपका क्या होता है, √2 VRMS बाय Z, ठीक है। करंट एम्पलीट्यूड क्या बोला, करंट एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट, एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट बोला बेटा, एम्पलीट्यूड बोला है, उसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू कितनी गेन कर सकता है, इसलिए एक एक छोटी चीज पढ़ो। एम्पलीट्यूड ऑफ करंट पूछा है, इसलिए आपको ये लिखना है। तो √2 की वैल्यू 1.414, VRMS की वैल्यू 230 बाय Z कितना है 40, तो इसका आंसर निकला 8.1 एम्पियर। ओके डन। अब सी, अक्रॉस एल हमको फाइंड करना, अक्रॉस एल, पीडी अक्रॉस एल, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एल फाइंड करना। तो VRMS अक्रॉस एल कितना होगा, IRMS इंटू एक्सएल। IRMS आपका कितना है, IRMS सबसे पहले IRMS तो फाइंड करना पड़ेगा, साइड में हम IRMS फाइंड कर लेते हैं। IRMS इज इक्वल टू VRMS बाय R, तो 230 बाय 40, तो 23/4 एम्पियर, ठीक है। तो IRMS इज 23/4 और एक्सएल मतलब ओमेगा एल, ओमेगा हमारा कितना निकला था 50, इज इक्वल टू IRMS इंटू ओमेगा आर इंटू एल। और एल कितना है आपके पास 500, सब कुछ वैल्यू डाल दो, आंसर कितना आएगा, आंसर इसका आएगा 1437.5 वोल्ट। दूसरा, PD अक्रॉस C कितना आएगा, VRMS इंटू C, IRMS इंटू XC। IRMS कितना है 23/4, XC क्या होगा 1/ओमेगा RL, ओमेगा मतलब 50, और C है, C कितना है आपका 80 माइक्रोफेरेड। सब कुछ काट कूट कैलकुलेट करोगे तो इसका भी आंसर 1437.5 वोल्ट ही आया। और PD अक्रॉस R, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा VRMS R, वो तो आपको पता ही है, IRMS इंटू R, IRMS 23/4 और R है 40, तो ये कट हो जाएगा, तो 230 वोल्ट। तो ये आप चेक भी कर सकते हो कि ओरिजिनल सप्लाई वोल्ट भी 230 है, ओरिजिनल सप्लाइड भी कितना है 230, उसका मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन, इसका और इसका पोटेंशियल ड्रॉप दोनों का सेम है, इसलिए वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो होल एंड सोल किसके कारण रहेगा, आर के कारण, इसलिए देख लो 230 आया। और इन दोनों का एलसी कॉम्बिनेशन का आप देखोगे तो वो कंबाइन करके
आपको माइनस हो जाएगा, आपकी पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है दोनों का, तो वो 0 हो जाएगा, तो वही आपको प्रूव करके बता देना। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। तो फाइनली हमारा ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर 8 है, वो 2 दिन में खत्म हो जाएगा। एक दिन मैं इंट्रोडक्शन लूंगा, डिस्प्लेसमेंट करंट आपका टॉपिक नहीं है, बट मैं सोच रहा हूँ थोड़ा बहुत पढ़ा दूँ ताकि आपको पता चले। मैक्सवेल्स इक्वेशन है, कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है, और दूसरे दिन उसकी जो वेव्स और वो सब पढ़ेंगे। 2 दिन में खत्म हो जाएगा, इसलिए बुक 1 खत्म हो जाएगी। फिर नेक्स्ट मंथ स्टार्टिंग या एंड में हम बुक 1 की पूरी टेस्ट रखेंगे। क्लियर हो गया। तो टिल देन स्टडी वेल, अच्छे से पढ़ाई करिए, मन लगा के पढ़ाई करिए।